यह कहानी शुरू होती है एक लेजेंडरी हिटमैन नाम के जुओ से, जो अपने लेटेस्ट टारगेट्स की लोकेशन पर जा रहा था। उसे पहले ही बता दिया गया था कि वहां सिर्फ 1 या 2 गार्ड्स होंगे, लेकिन जब वह वास्तव में पहुंचा तो वह हैरान रह गया क्योंकि वहां बड़ी संख्या में गार्ड्स खड़े थे। फिर भी जुओ ने अपना कूल बनाए रखा, बिना फ्लिंच किए, और बस अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक सिगार अपने मुंह में डाल लिया। और जब उनमें से एक आगे बढ़ा और उससे पूछा कि वह आखिर कौन है, तो जुओ ने तेजी से अपनी गन निकाली और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं गोली मार दी। बाकी सबने मिलकर जवाब में जो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस अपनी नॉर्म निकाली और एक के बाद एक सबको नीचे गिरा दिया, बिना पसीना तक लाए। एक मुख्य टारगेट ने तुरंत जुओ को पहचान लिया कि वह वही लेजेंडरी हिटमैन है जो किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते कीमत सही हो। तो वह सीधे सेफ की तरफ भागा, जितने कीमती सामान हो सके उठाए और फिर अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन जुओ ने उसे मूव करते हुए देख लिया और बस समय पर अपना पैर आगे बढ़ा दिया ताकि वह आदमी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाए। जुओ ने शांति से उस आदमी को सुधारा, बताते हुए कि वह सिर्फ उन लोगों के पीछे जाता है जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से सच में इरिडीमेबल और बचाने से परे मानता है। वह आदमी घबराया और तेजी से मुड़ा और बहुत जल्दी एक गन निकालकर जुओ को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन जुओ पहले से ही उसके परे बात करते हैं पीछे खड़ा था और उसे एक ही शक्तिशाली मुक्का उसके पेट पर मारकर तुरंत नीचे गिरा दिया, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद डिस्पोजल यूनिट सफाई संभालने के लिए पहुंच गया और बिल्डिंग के बाहर जुओ ने अपने अप्रेंटिस नकोटा को डांटा, क्योंकि उसने पहले उसे बताया था कि वहां सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे, जबकि अंदर वास्तव में 25 लोग इंतजार कर रहे थे। नकोटा ने अपनी गलती मानी और उसे स्वीकार किया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया कि वह कितना सच में इंप्रेस्ड है इस बात से कि जू अकेले ही उन 25 लोगों को कैसे नीचे गिरा पाया। उन दोनों ने फिर उस ब्रीफ केस को ध्यान से देखा जो वह आदमी ले जा रहा था जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो किसी वॉस्प नेस्ट जैसा लग रहा था। जू ने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है या इसका क्या मतलब हो सकता है। अगले दिन वह अपने घर वापस गया और जब वह एलिवेटर में चढ़ रहा था, एक छोटा बच्चा गलती से उससे टकरा गया। बच्चे ने जुओ के इंटिमिडेटिंग चेहरे को एक बार देखा और तुरंत डर गया और जितनी तेजी से हो सका उससे दूर भाग गया। जुओ ने इसे ज्यादा नहीं सोचा या परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वह सच में कभी भी बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहा। वह खुद से सोचता है कि काश वह उस समय ऐसे मामलों में बेहतर होता, शायद उसका फैमिली लाइफ वास्तव में वैसा ही हो पाता जैसा होना चाहिए था और बेहतर तरीके से काम करता। लेकिन फिर वह खुद को यादता है कि बात को दिल पर हम करता, दिलाता है कि यह पूरी तरह से उसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि सच तो यह है कि वह और उसकी एक्स वाइफ बस एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रखते थे, न ही एक भी साझा इंटरेस्ट जिस पर कुछ भी बनाया जा सके। उसका काम एक हिटमैन के रूप में सच में वह एकमात्र चीज है जो उसकी जिंदगी में चल रही है, और यहाँ तक कि वह भी ऐसा कुछ नहीं है जो वह किसी असली पैशन या जेन्युइन एंजॉयमेंट से करता है। वह इसे सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह इसमें बहुत अच्छा है, और इससे आगे किसी और वजह से नहीं। वह खुद से शांति से सब कुछ सोचता है और धीरे धीरे इस एहसास पर पहुंचता है कि उसने एक बहुत ही बोरिंग जिंदगी जी है। ठीक तभी नकोटा उसके अपार्टमेंट पर पहुंच गया तो जुओ उससे बात करने गया, लेकिन तभी एक वॉस्प अचानक उड़कर उसके पास आया और उसे गर्दन पर काट लिया। इसने उसके शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ा दी और दर्द और चीख पुकार के एक लंबे समय के बाद वह आखिरकार फर्श पर गिर गया। थोड़ी देर बाद वह एक लैब में जाग गया जो उसकी एक्स वाइफ इरी द्वारा चलाया जा रहा था। द जू वह असैसिन कंपनी है जिसके लिए जो काम करता है, और वह वर्तमान में उनके साइंस डिवीजन में है। इरी ने समझाया कि उसके ब्लैकआउट का कारण वॉस्प वेनम था, और जू ने तुरंत इसे जोड़ लिया क्योंकि उसने अपनी आखिरी जॉब से वह वास्प नेस्ट संभाल कर रखा था। फिर उसने उसे एक मिरर दिया और बताया कि उसे खुद भी यह बात अभी पता चली है, लेकिन जिस कंपनी के साथ उसका टारगेट डील कर रहा था वह एक ऐसी फर्म थी जो जीवित जीवों में जेनेटिक मैनिपुलेशन पर रिसर्च भी करती है। दूसरे शब्दों में, जिसने उसे काटा था वह कोई आम वॉस्प नहीं था। जुओ ने मिरर में अपने आप को देखा और पूरी तरह से चौंक गया, यह देखकर कि वह पहले की तुलना में पूरे 20 साल युवा दिख रहा है। उसने पूछा कि क्या वह कभी वापस बदल पाएगा, लेकिन वह खुद भी निश्चित नहीं थी। तो अभी के लिए वे बस यह देख सकते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ठीक तभी जुओ को अपने बॉस का कॉल आया, और जब उसने बात की तो उसके बॉस को तुरंत आश्चर्य हुआ कि उसकी आवाज अब कितनी ऊंची लग रही है। जुओ ने स्वीकार किया कि चीजें काफी अजीब हो गई हैं, लेकिन उसे बताया कि वह आगे बढ़कर जो भी जॉब उसके पास अगला है उसे कर सकता है। उसके बॉस को पता था कि वह ठीक यही कहेगा, तो उसने उसे बताया कि उसके पास उसके लिए परफेक्ट असाइनमेंट है। वह चाहता है कि वह एक मिडिल स्कूल में जाए। जुओ यह सुनकर तुरंत हैरान रह गया। उसके बॉस ने आगे समझाया कि वह अगले साल अपनी बेटी को एक खास प्राइवेट मिडिल स्कूल में एनरोल करने की सोच रहा है, तो वह चाहता है कि जुओ वहां अंदर घुस जाए और अंदर से जगह की जांच करे। जुओ इससे पूरी तरह से नाराज हो गया, क्योंकि यह सुनने में एक्चुअल असैसिनेटिंग से कहीं ज्यादा बेबीसिटिंग जैसा लग रहा था, लेकिन इरी को लगा कि यह वास्तव में सही लगता है, क्योंकि जुओ खुद मिडिल स्कूल छोड़ चुका था। जुओ ने इसे लेकर थोड़ी देर तक सोचा, लेकिन जिस पर उसने सुना कि इसके लिए उसे बहुत अच्छी पेमेंट मिलने वाली है, उसने तुरंत हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद स्कूल के अपने पहले दिन से पहले नकोटा ने एक पैरो क्लासेस तैयार किए जिनमें बिल्ट इन कैमराज और माइक्रोफोन्स लगे थे, ताकि अगर उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो वह बाहर से जुओ की मदद कर सके। जुओ के बाहर जाने से पहले उसने एक पल के लिए स्वीकार किया कि यह पूरी स्थिति कितनी डिजास्टर है, क्योंकि अब वह पूरे दिन बच्चों से घिरा रहेगा और वह सच में बच्चों को बर्दाश्त
जब वह नेगेटिव नंबर्स के कॉन्सेप्ट के सामने आया। उसने अपनी पूरी जिंदगी यह मानते हुए गुजारी कि नंबर्स सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाते हैं और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो उन्हें खोजना सच में उसे आकर्षित कर गया। एक बच्चे के रूप में उसे कभी भी किसी तरह की ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं मिली और उसे सीधे ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग में डाल दिया गया था। तो ऐसे चीजों को सीखने का अनुभव पाना कुछ ऐसा था जिसका मौका उसे पहले कभी नहीं मिला था। दिन के अंत तक क्लासेस खत्म हुई और जुओ खुद को रोक नहीं पाया कि वह असली उत्साह महसूस करे, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ कि ऐसी पूरी दुनिया की चीजें हैं जिनके बारे में उसे पता नहीं था और जिन्हें सीखने का उसके पास वास्तव में मौका है। उस रात स्कूल के बाद नकोटा उसके कमरे में आया और हैरान रह गया जब उसने देखा कि जुओ वहां बैठा है और वास्तव में कुछ पढ़ाई कर रहा है। भले ही पहले वह इस पूरे आइडिया के इतने सख्त खिलाफ था, लेकिन जो उसे थोड़ा अजीब लगा वह यह था कि पहले से ही इसके बारे में कितना तीव्र जुनून दिखा रहा था। अगली सुबह एक अजीब आदमी को दूर खड़े होकर स्कूल के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए देखा गया। उस स्कूल दिन के अंत में जुओ को एक और दिन भरा हुआ था अद्भुत नई चीजें सीखने के साथ, और वह अगले दिन की क्लास के लिए सच में उत्साहित था। वह उसके बाद घर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे पास में किसी तरह की हलचल सुनाई देती है। तो वह देखने जाता है कि क्या चल रहा है। उसे एक एथलेटिक दिखने वाला आदमी मिला जिसने एक पांडा मास्क पहना हुआ था और जिसने सिर्फ एक किक से सिक्योरिटी गार्ड को नीचे गिरा दिया था। आस पास के लोग उसे पांडा मास्क के रूप में पहचानते लग रहे थे और आस पास की लड़कियां उसे किसी भी चीज से ज्यादा मजेदार पा रही थीं, क्योंकि वे अपने फोन निकालकर पूरी चीज को रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन फिर अचानक पांडा मास्क ने एक मूव किया और सीधे उन्हीं दो लड़कियों की तरफ भागा जिन्होंने उसके आने के बाद से ही उसे एटीट्यूड दिखाया था और उन्हें आक्रामक तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जुओ वहां खड़ा देख रहा था, नकोता ने उसे याद दिलाया कि उन लड़कियों ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है और उसे बताया कि उसे वास्तव में उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगियां किसी असली खतरे में नहीं है। लेकिन जुओ ने नकोता को बताया कि वह एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति है जो सिर्फ इसलिए किसी की मदद करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि तकनीकी रूप से उसे ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो उसने एक इरेजर को हवा में फेंका और उस पर गोली चलाई ताकि एक धुएं का पर्दा बन जाए, ताकि कोई भी यह न देख सके कि वास्तव में इसके पीछे कौन है। फिर उसने पांडा मास्क को एक साफ स्ट्राइक से मारा और हालांकि इसने कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह हैरान था कि यह उसे पूरी तरह नीचे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत कितनी कम हो गई है जब से वह इस युवा शरीर में आ गया है। एक आखिरी उपाय के रूप में पांडा मास्क ने डायनामाइट की एक छड़ी निकाली और वहां मौजूद सभी को उड़ाने की धमकी दी, लेकिन जोस ने बस अपना पैर सीधे उसके ग्रोइन में मार दिया, जिससे वह तुरंत गिर गया। फिर उसने डायनामाइट को हवा में उछाल दिया और इसे कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही गोली मार दी। जब धुआं आखिरकार साफ हुआ तो दोनों लड़कियों ने देखा कि उनके सामने सीधे खड़ा है और समझ गईं कि वह वही था जिसने उन्हें बचाया था। लेकिन जुओ ने पूरी तरह से इसे नकार दिया, उन्हें बताते हुए कि यह वास्तव में कोई रैंडम आदमी था जिसने पांडा मास्क को नीचे गिराया और वह खुद बस सही समय पर वहां से गुजर रहा था, जिससे दोनों लड़कियां वहां खड़ी पूरी तरह कंफ्यूज रह गईं। अगले दिन स्कूल में चीजें वापस सामान्य हो गईं और क्लास के स्टूडेंट एक ग्रुप चैट बनाने की प्रक्रिया में थे। बस यह तय करना बाकी था कि जुओ को जोड़ा जाए या नहीं, लेकिन वे खुद पर संदेह करने लगे क्योंकि वह एक ऐसे लोनर और पूरी तरह अजीबोगरीब के रूप में आता है। लेकिन फिर जिन दो लड़कियों को कैसे लगाना उसने एक दिन पहले बचाया था, वे सीधे उसके पास आईं और पूछा कि क्या वह ग्रुप चैट में शामिल होना चाहेगा, और ऐसा करते हुए वे दोनों थोड़ा शर्माईं क्योंकि उन्होंने उसे कल के लिए धन्यवाद दिया। जुओ सच में किसी भी ग्रुप चैट में शामिल होने की परवाह नहीं करता था, लेकिन वह उन्हें निराश नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उससे पूछने के लिए इतनी मेहनत की थी। तो वह आगे बढ़ा और शामिल होने के लिए सहमत हो गया। उस रात जुओ पूरी तरह से चौंक गया क्योंकि उसका फोन लगातार बज रहा था। एक के बाद एक नोटिफिकेशन ग्रुप चैट से आ रहे थे बिना किसी धीमे होने के संकेत के। नकोता देख सकता था कि जुओ तनावपूर्ण लग रहा है, तो उसने पूछा कि क्या वह किनारे से हटने के लिए एक सिगरेट चाहता है, लेकिन जुओ ने उसे बताया कि उसने बस छोड़ दिया है क्योंकि उसका युवा शरीर अब सिगार्स को संभाल नहीं सकता और इसके ऊपर यह शराब को भी संभाल नहीं सकता। इतना सब कहने के बावजूद जुओ ने स्वीकार किया कि वह सच में अपने पुराने शरीर की तुलना में कहीं बेहतर महसूस करता है। वह चीजों को थोड़ी देर के लिए बैठकर देखने का फैसला करता है ताकि देख सके कि सब कुछ कैसे आगे बढ़ता है, और सब कुछ समझने के बाद वह अपना ध्यान वापस अपना होमवर्क पूरा करने पर लगाता है। यह था एपिसोड 1। अगला पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें।